नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज रविवार है और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर ले लाया हूं और खबर है प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित। भारत को डीस्टेबलाइज करने वाला एक नंबर आ गया है, नया नंबर। डीस्टेबलाइज नहीं कहिए, आप कह सकते हैं कि भारत में रिजीम परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, इन सभी पड़ोसी देशों में हो गया। पाकिस्तान में भी एक प्रकार से रिजीम चेंज ही समझिए। पाकिस्तान में मौलाना मुनीर जो है वही सब कुछ संभाल रहा है, तो बहुत प्रेम से पाकिस्तान में रिजीम परिवर्तन हो गया। परिवर्तन जैसा समझिए आप, जो मौलाना मुनीर कह रहा है वही शहबाज शरीफ को करना पड़ रहा है और नवाज शरीफ का परिवार पूरी तरह से मौलाना मुनीर के सामने नतमस्तक है, उनकी एक नहीं चल रही है। तो पाकिस्तान में भी समझिए ये रिजीम चेंज हो गया। अफगानिस्तान में पहले ही हो गया था। अफगानिस्तान छोड़ने के पहले पूरे षड्यंत्र के साथ, पूरी तैयारी के साथ सब कुछ हो गया कि हम जाएंगे यहां से, तुम्हें हथियारों का जखीरा देके जाएंगे और जब हम जहां पर करेंगे कोशिश, वहां पर तुमको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भारत की डिप्लोमेसी ने जबरदस्त काम किया है और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो सोचा कुछ था रिजीम परिवर्तन कराने वालों ने, हुआ कुछ और पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए अफगानिस्तान को खड़ा करके रखो और भारत को आंख दिखाने के लिए पाकिस्तान को खड़ा करके रखो और भारत को दूसरे तरफ से आंख दिखाने के लिए थोड़ा बहुत बांग्लादेश को खड़ा करके रखो। नेपाल में डिस्टेबलाइज कर दो, श्रीलंका में डिस्टेबलाइज कर दो, हर तरफ से भारत को घेर लो और उसके बाद भारत में रिजीम परिवर्तन का अभियान शुरू करो। आज का मैं बिग एक्सपोजे जो मैं लगातार कह रहा था कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे खतरे में पड़े, यह दुनिया भर की सबसे बड़ी इच्छा जिसको कहते हैं, जो ड्रीम है, वही है। और इस ड्रीम में अमेरिका सबसे आगे है, इंग्लैंड उसके पीछे है और हमारा पड़ोसी देश भी यही चाहता है। पड़ोसी देश का तात्पर्य है चाइना। उसकी भी यही इच्छा रहती है कि भारत में वोलेटिलिटी बनी रहे, तभी हमारी भी दाल गलेगी। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसको हमारे देश की जनता ठीक से समझ नहीं पाती है और उनके नैरेटिव में न जाने कैसे फंस जाती है। उन्होंने नया बैटरी तैयार किया है और वो बैटरी अपना काम कर रहा है, लेकिन अब जो रिजीम चेंज की जो फाइनल तस्वीर आई है, वो आपके कान खड़े कर देगा। और दुर्भाग्य से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनका उस पार्टी के ऊपर इतने लंबे वर्षों से दबदबा कायम है, सभी बड़े नेताओं को उन्होंने किनारे लगा दिया। और आज से नहीं लगा रहे हैं, ये शुरुआत से लगा रहे हैं। अब उनकी संलिप्तता जो सामने आई है मित्रों, वो चौंकाने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत के एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया वो वही इको करे जो रिजीम चेंज करने वाले का नैरेटिव है, या नैरेटिव नहीं, जो उनका ड्रीम है। वो चाहते हैं यही, उसी तथ्य को, उसी बात को हमारे देश के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता इको करे, उसको रीइटरेट करे, उसको बढ़ाए। और अब तो खुलेआम वो बोल रहे हैं, खुले शब्दों में वो कह रहे हैं कि हम जैन जी को ये समझा देंगे कि वोट चोरी करके वर्तमान प्रधानमंत्री सत्ता में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता में बनी हुई है। ये उस दूसरी बड़ी पार्टी के नेता साफ साफ लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं
कि हम जेन जी को यह समझा देंगे। मतलब जो उनके दिल की बात है वो उनकी जुबान पर आ रही है और खुलेआम कह रहे हैं कि हम जेन जी को यह समझा देंगे और उसके लिए हमारे पास एविडेंस भी है। सारे एविडेंस इनके न तो कोर्ट में चली, न तो इलेक्शन कमीशन में चली। इनकी पार्टी के नेता, अब जो हालिया बयान आया है, उस बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता ने एक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, जिस पार्टी की बैठक हो रही है, उस बैठक के एक दिन पहले का जो ट्वीट है, जो कभी उनके राजनीतिक गुरु माने जाते थे, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से सीखनी चाहिए कि कैसे एक कार्यकर्ता उच्च कुर्सी तक पहुंच सकता है। और उन्होंने बाजाबता ट्वीट किया है, तस्वीर को ट्वीट किया है। नेता है माननीय दिग्विजय सिंह और तस्वीर को ट्वीट किया है वो जो नरेंद्र मोदी जी चरणों में बैठे हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी के सामने। लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर हैं, उसके सामने में नरेंद्र मोदी एक बतौर कार्यकर्ता वहां पर विराजमान है। उस तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया है और सीधा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन भूल जाइए, सुप्रीम कोर्ट भूल जाइए, अदालत भूल जाइए, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये फर्जी बात करना बंद कर दीजिए। वोट चोरी का मामला ये झूठ है, इस झूठ को कब तक फैलाते रहेंगे? लेकिन एजेंडा कुछ और है। मित्रों, राहुल गांधी अभी जर्मनी की यात्रा करके लौटे हैं और जर्मनी में एक व्यक्ति जो इस पूरी पार्टी को तबाह कर रहा है और आज से नहीं, इनके पिताजी के जमाने से तबाह कर रहा है, उसका नाम है सैम पित्रोदा। सीआईए का घोषित एजेंट है सीआईए का। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेने वाला है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा अमेरिका में रह करके एक एनजीओ चलाता है, आप सबको मालूम है। और वो सैम पित्रोदा अभी जर्मनी में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उनकी बात जुबान पे आ गई और ये खेल खुल गया। खेल बहुत गहरा है मित्रों, बहुत गहरा। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाए हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी ने एक मंच बनाया है। और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या है? एक वर्ल्ड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, वर्ल्ड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ये बनी है और उसके अध्यक्ष बने हैं राहुल गांधी। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के 110 देश इसमें शामिल हैं और पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए 110 देश इकट्ठे आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत जबरदस्त सवाल उठाया कि 190 देश में से 110 देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ही नहीं। जो 54 to 57 कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है उसमें इक्का दुक्का डेमोक्रेसी के नाम पर, अन्यथा हर जगह या तो डिक्टेटरशिप है या राजशाही है। तो ऐसे 57 खत्म हो गए, 54 खत्म हो गए। उसके बाद जो बाकी बची है उसमें सेमी डिक्टेटरशिप है, कहीं राजशाही भी चल रही है और गिनती के 50, 60, 70 जो देश हैं वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आप कल्पना कीजिए, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि 110 देश हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस के हिस्सा हैं। देश ही नहीं है डेमोक्रेटिक, हिस्सा कौन हो गए? इसका मतलब कहीं कोई डिक्टेटर तो नहीं है, कहीं कोई राजशाही तो नहीं इनके अलायंस में है। क्या ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी? क्या ये राजशाही लाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी? और इसके आधार हैं
जब डेमोक्रेसी इनसे जीत रही थी तो इन्होंने डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंशन क्या था आपको बताने की जरूरत है नहीं। इमरजेंसी किस पार्टी ने लगाई? इसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई। और वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को बचाने के लिए 110 देश अब इकट्ठा आए हैं। कौन यकीन करेगा इनके ऊपर? एक और बात की जिक्र हुई है, जब पुतिन भारत आए थे तो राहुल गांधी कह रहे थे कि एक सामान्य कटसी होता है कि जब दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो अपोजिशन के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं या उनकी मुलाकात की बात तय होती है। और इसमें जब आखिरी बार पुतिन जो अभी लास्ट जो दौरा हुआ है व्लादिमीर पुतिन का, उसमें इनको अपेक्षा थी कि राहुल गांधी के साथ पुतिन की मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। एक बहुत ही स्टार्टलिंग रिवेलेशन है मित्रों। अब पुतिन को, मोसाद को, इजराइल के मोसाद को और रशियन खुफिया एजेंसी को क्या इन सारी बातों की जानकारी है? पुतिन की खुफिया एजेंसी को राहुल गांधी के बारे में कोई जानकारी है? इसीलिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद भी वो राहुल गांधी से नहीं मिलते हैं। क्या पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सिलसिले में कोई ब्रीफिंग दी है कि राहुल की हॉबनॉबिंग किसी अन्य देश में किनके किनके साथ हो रही है? क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है। यह 110 का आंकड़ा यूं नहीं आ गया है। राहुल गांधी जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में फ्रेडरिक एवर्ट एस्टबीटन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन को रसिया ने प्रतिबंधित किया है।